गुजरात में सरकार बनाने का दावा ठोकने वाले केजरीवाल ने कर्नाटक में भी सरकार बनाने का दावा किया था। कर्नाटक में जैसे ही चुनावों की तारीख का ऐलान हुआ था, वैसे ही केजरीवाल एक्टिव हो गए थे और लग गए थे चुनाव प्रचार करने में। लेकिन अब वो कर्नाटक नहीं पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, जहां के वो सीएम हैं, मतलब देश की राजधानी के लोग भी अब उन्हें ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कहां हैं आप। लेकिन दिल्ली के आम इंसान दर्शन नहीं दे पा रहे। कहानी इतनी ही नहीं है, आज आपको बताऊंगा कर्नाटक के उम्मीदवारों ने खुद ही मना कर दिया कि आप यहां मत आइए। खबरों में ऐसी खबर मिल रही है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पंजाब में सरकार बनाने के बाद केजरीवाल फूले नहीं समा रहे थे। पंजाब की जीत के बाद वो अति उत्साहित हो गए और कह दिया कि हम गुजरात, हिमाचल और कर्नाटक में भी सरकार बना रहे हैं। लेकिन गुजरात में कई सीटों पर जमानत तक नहीं बचा पाए। कर्नाटक में भी केजरीवाल ने कहा था कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी ऐलान के बाद चुनाव आयोग को राष्ट्रीय पार्टी बना देने के लिए एक पत्र लिखा गया और फिर दिल्ली के लुटियन जोन में जमीन की मांग की गई थी। क्योंकि केजरीवाल चतुर चालाक तो हैं ही, जमीन की मांग की, ऑफिस की मांग नहीं की। अगर ऑफिस की मांग करते तो नेशनल पार्टी का दर्जा छिन जाने के बाद ऑफिस खाली करना पड़ सकता था। लेकिन जमीन पर ऑफिस बनाने के बाद खाली नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी इस बात को समझा जा सकता है कि केजरीवाल बनाने में कितने एक्सपर्ट हैं। रेनोवेशन के नाम पर महल खड़ा कर दिया गया। जनता के 45 करोड़ पानी की तरह बहा दिए गए। 45 करोड़ की कहानी तो आप पहले ही सुन चुके होंगे, केजरीवाल का महल भी देख चुके होंगे। लेकिन कर्नाटक वाला मामला आपने नहीं सुना होगा। नेशनल पार्टी बनने के बाद केजरीवाल रोज एक सपना बुनते थे, उसी पर काम भी कर रहे थे और वो सपना था प्रधानमंत्री बनने का। वैसे प्रधानमंत्री बनने का सपना उनका नया सपना नहीं है, काफी पुराना है। इस हकीकत को कवि कुमार विश्वास भी बता चुके हैं कि खालिस्तान को लेकर उनके क्या विचार हैं। खैर, ये तो पुरानी बात है, लेकिन अब पहले आप ताजा मामला सुनिए। खबरों के मुताबिक एक तरफ केजरीवाल पर एलजी का हंटर चल चुका है, दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार एक्शन में है। तीसरा एक्शन सीबीआई का है और खबरें तो ऐसी भी हैं कि सीबीआई के बाद अब फिर से केजरीवाल को समन भेजा जा सकता है। और चौथी तरफ ईडी भी केजरीवाल पर शिकंजा मजबूत करने में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल इन सब पंजों से बचने के लिए अपने लिए बनाए गए शीश महल में मुंह छुपाए बैठे हैं। एक तरफ ऑपरेशन शीश महल ने केजरीवाल का भांडा फोड़ा है। जिस वक्त केजरीवाल को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए जाना था, केजरीवाल को अपनी रेवड़ियां वहां फेंकनी थी। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये हुई कि केजरीवाल को उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने मना कर दिया कि आप कर्नाटक में प्रचार के लिए ना जाएं। और खुद कर्नाटक के उम्मीदवारों ने भी केजरीवाल की मदद लेने से इनकार कर दिया। एक पार्टी अध्यक्ष के लिए इससे ज्यादा खराब और शर्मनाक क्या ही हो सकता है। उसके नेता उसे मना कर दें कि आप हमारे यहाँ प्रचार करने ना आए। हालांकि केजरीवाल ने दावा किया था कि वो कर्नाटक की हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे, रोड शो करेंगे और जनता से मिलने का सारा खाका तैयार कर लिया गया था। लेकिन केजरीवाल के सारे दावों की हवा निकल गई। आज हालात ये हैं कि केजरीवाल की पार्टी कर्नाटक में चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन सभी सीटों पर नहीं लड़ रही और उनके राजा वहां प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे। राजा तो छोड़िए, उनके सेनापति भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। वो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो, भगवंत मान हो, इनमें से कोई भी कर्नाटक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि वहां के कैंडिडेट ने साफ कह दिया कि उन्हें दिल्ली से किसी नेता को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नेता का कहना है कि जिस ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी, उससे तो कुछ तो जेल में बंद हैं, कुछ घरों में बंद हैं। हमने जिस दिल्ली मॉडल की बात करके लोगों से वोट मांगे थे, उस ईमानदारी का नाम सुनते ही अब लोगों का खून खौलने लगता है। क्योंकि इस बात को तो पूरा देश जानता है, जिस नेता को सबसे ईमानदार कहा जाता था, जिसकी तुलना केजरीवाल भगत सिंह से किया करते थे, वो जमानत के लिए तुड़फुड़ा रहे हैं। लेकिन जमानत नहीं मिल पा रही। सत्येंद्र जैन को तो साल भर होने को आया है, लेकिन जेल में ही खाना पीना चल रहा है। हालांकि बीमारी के नाम पर जो मसाज चल रही थी, उसमें भी बीजेपी ने
खूब घेराबंदी की थी। वकीलों पर 25 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए गए, लेकिन जमानत नहीं मिल पाई। कट्टर ईमानदारी पर जनता का पैसा लुटाया जा रहा है, लेकिन कट्टर ईमानदारी लगातार दम तोड़ रही है। बस यही बात अटक जाती है। जिस कट्टर ईमानदारी का दम भरा जाता था, अब जब प्रचार में केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की बात की जाती है तो तुरंत ही मीडिया सवाल करती है कि क्या ये वही दिल्ली मॉडल है जिसमें 9 साल में सरकार 10 से ज्यादा घोटालों में शामिल हो चुकी है। उसके ऊपर आरोप लग चुके हैं। जो इंसान हाफ पैंट पहनता था, मफलर बांधता था, बंगला गाड़ी नहीं लेने की बात करता था, आज उसने 45 करोड़ अपनी सुख सुविधाओं के लिए पानी की तरह बहा दिए। क्या इसी मॉडल को लेकर केजरीवाल कर्नाटक की जनता के सामने जा सकते हैं? सीबीआई अपनी जांच में सिसोदिया को सरगना बता चुकी है। सीबीआई कह चुकी है कि यह सब कुछ सिसोदिया के इशारों पर चल रहा था, क्योंकि वो एक्साइज मिनिस्टर थे। यहाँ एक सवाल और भी उठता है कि क्या सिसोदिया किसी के इशारे पर काम कर रहे थे और क्या वो नाम केजरीवाल का था? क्योंकि जब इस पॉलिसी को लागू करने के लिए कानूनी सलाह ली गई तो उसमें कहा गया कि आप पुरानी पॉलिसी को जारी रखें, नई पॉलिसी लागू करने के लायक नहीं है। मुकुल रोहतगी भी इस कानूनी प्रक्रिया में, इस राय में शामिल रहे थे, लेकिन ये कानूनी सलाह दरकिनार कर दी गई और पॉलिसी को लागू कर दिया गया। ये बात हवा में नहीं कही जा रही, बल्कि ये बयान है मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद का। ये सब खुलासा सी अरविंद ने सीबीआई के सामने किया है। दिल्ली में शराब नीति के नाम पर बड़ा खेल किया गया। बीजेपी ने तो यहां तक आरोप लगाए कि शराब नीति से कमाया हुआ पैसा गोवा, पंजाब और गुजरात के चुनाव में इस्तेमाल किया गया। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगी। इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अब मानने लगे हैं कि वो दिल्ली से बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हें केजरीवाल से आदेश लेने की जरूरत नहीं है। क्या इस बात का एहसास भगवंत मान को अब हो चुका है? अमृतपाल के मामले में जैसे गृह मंत्री ने पंजाब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए थे, उनके भगवंत मान मुरीद हो गए हैं। और पिछले दिनों असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी केजरीवाल को एक नगर पालिका का सीएम बताया था। तो क्या ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि केजरीवाल की नैया अब डूबने वाली है और इस डूबती नैया को देखकर साथ ही साथ छोड़ने के लिए आतुर हो चले हैं। आपको वो भी दिखाऊंगा कि कैसे भगवंत मान के सुर बदलने लगे हैं, लेकिन पहले सुनिए कैसे शीश महल में कैद केजरीवाल एक एक कर अपना बनाया हुआ साम्राज्य खोते जा रहे हैं। शीश महल के खुलासे से कर्नाटक चुनाव से तो हाथ धोया ही गया, साथ ही वो सपना भी टूट चुका है जो आंखों में तैर रहा था। नेशनल पार्टी बनने के बाद केजरीवाल खुद को मोदी के समानांतर मानने लगे थे और सोचने लगे थे कि विपक्ष से पीएम के चेहरे के तौर पर उन्हीं का नाम सामने आएगा। लेकिन इस सपने को पंख लगाने से पहले ही वो पंख केजरीवाल ने खुद काट लिए। दिल्ली से निकलकर पूरे देश में पैर पसार रही आम आदमी पार्टी ने जो आम आदमी का चोला ओढ़ा था वो अब उतर चुका है और दिल्ली के बाहर जो पैर पसारे जा रहे थे वो अब सिकुड़ने लगे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते सुनिए भगवंत मान के बदले हुए सुर। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मीटिंग थी, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमारी मीटिंग्स चलती रहती हैं रेगुलरली। 2-3 हमारे मुद्दे थे जो डिस्कस किए और उन्होंने कहा कि जल्दी इनका कोई ना कोई हल निकल जाएगा और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, फ्रूटफुल रही। आरडीएफ का पैसा रूरल डेवलपमेंट का 2800 करोड़ के पास हमारा स्टॉक है। पिछली सरकारों की गलतियों की वजह से हमने एक्ट भी चेंज कर लिया, तो अब ये इन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया कि जारी कर देंगे। आज हमारी डिटेल में बात हुई है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अब द पॉलिटिक्स लेवल, अब द पार्टी लेवल, और पंजाब वो स्टेट है जिसने आज़ादी दिलवाई, तो उस आज़ादी को कायम रखने के लिए भी पंजाब खड़ा है, अपना सीना तान के खड़ा है। और 10 सिक्योरिटी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनियां पिछले दिनों हमें मिल गई और 10 उन्होंने आज वादा किया है कि आज शाम तक हम ऑर्डर हो जाएंगे, 10 और मिल जाएंगी, ताकि पंजाब में नफरत के बीज बीजने वाले जो हैं वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सकें। और मैंने भी यही कहा है कि पंजाब की धरती जो है बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ धरती है, जो भी बीज बीजोगे वहाँ उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज पंजाब में बिल्कुल नहीं उग सकता। और एचएम साहब ने हमें भरोसा दिया है, जब भी नेशनल सिक्योरिटी के मामले में कोई आपको कोई ज़रूरत रहेगी, हम
आपके साथ खड़ेंगे, ताकि क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे।